गुड आफ्टरनून क्लास 7। आज हम चैप्टर 3 को आर्ट चेंजिंग अर्थ वही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी क्लास को लीव नहीं कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ना भी है बेटा। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म। कल मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया था, वॉल्केनो पढ़ाया था, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स पढ़ाई थी, फोकस, एपीसेंटर, ये सब चीज़ें, सिस्मोग्राफ प्रेशर, इसके लिए पढ़ाया था। अब हम पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म कि जो लैंडफॉर्म्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। आपने देखा है जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह प्लेन ही प्लेन नजर आए आपको, प्लेन एरिया ही नजर आ रहा है, मतलब समतल जमीन ही नजर आ रही है, नहीं ना, आपको माउंटेन भी है ज्योग्राफिकल एरिया में, प्लेट्यू भी है, मतलब कॉम्बिनेशन है। प्लेन भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यू भी देखने को मिलेंगे, माउंटेन भी देखने को मिलेंगी, और आपको मतलब स्लोप भी देखने को मिलेंगे। स्लोप का मतलब होता है इस तरीके से ढलान वाली चीज होती है, इस तरीके। तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये लैंड जो है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली बोर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो लैंडस्केप है वो कैसे फॉर्म होते हैं, दो प्रोसेस की वजह से। पहला है वेदरिंग एंड इरोजन। अब आप वेदरिंग समझ लीजिए। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग आप किस तरह से, ये एक रॉक है, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, वेदर यानी कि मौसम की वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। मतलब इस पे पहले बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आई, फिर से बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आई, तो इसमें माउंटेन में या रॉक में क्या होगा, क्रैक आने लग जाएंगे, है ना। अब जब किसी चीज पे पानी डालो, फिर धूप में रख दो, उसे फिर से पानी डालो, फिर धूप में रख दो, तो उसमें क्या होगा, क्रैक आएंगे। क्रैक आने की वजह से जो रॉक है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाएंगे। हाँ, ये मिलियन ऑफ ईयर्स में होता है, बहुत टाइम लेता है, काफी टाइम लगते हैं। ये एक दिन का या एक साल का वर्क नहीं है, बल्कि बहुत टाइम का, बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग पीरियड में फॉर्म होती हैं। वेदरिंग क्रैक ही बहुत देर में आएंगे, फिर वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल स्मॉल उसमें डिवाइड होंगे टुकड़ों में, पीसेस में। तो वेदरिंग मतलब जब क्लाइमेट की वजह से, मतलब क्या हो रहा है, बार बार बारिश हो रही है, बार बार धूप आ रही है, तो इसकी वजह से क्रैक आता है। वेदरिंग का मतलब होता है जब रॉक के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। रॉक के जब बहुत छोटे पीसेस हो जाते हैं, ये तो रॉक हो गई, अब ये क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई, बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है, मतलब इतने हिस्से में, इस चीज को हम वेदरिंग कहते हैं। लेकिन ये रॉक स्मॉल पीस में क्यों डिवाइड हुई है, कोई मतलब क्यों हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, कभी बारिश हुई, कभी धूप निकली, फिर से बारिश हुई, फिर से धूप निकली, तो क्या हुआ, रॉक टूट करके छोटे छोटे, इसमें रॉक में क्रैक आने लगे। क्रैक की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई, इसकी वजह से ही तो वेदरिंग हुई, क्लाइमेट की वजह से। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक टूट कर, ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, इसे कहते हैं हम वेदरिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, इसका जो सेकंड पॉइंट है, इरोजन। वेदरिंग वो प्रोसेस जिसकी वजह से मतलब रॉक के छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम वेदरिंग कहते हैं, रॉक जब। अब पढ़ते हैं इरोजन। इरोजन क्या होता है बेटा, जब रॉक के छोटे 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 टुकड़े हो गए तो क्या होगा, ये बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू, ये बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। यानी कि ये रॉक के पार्टिकल्स यहाँ थे, लेकिन अब वाटर, अब ये एजेंट्स कौन कौन से होते हैं आप सुन लीजिए, वाटर है, एयर है, सी वेव्स हैं, बहुत सारी चीजें, विंड है, ठीक है, एयर विंड की मतलब, ठीक, स्टॉर्म, इस तरीके से, मतलब ये एजेंट्स हैं।
रॉक जब वेदरिंग की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो वो एयर की वजह से क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके हवा के थ्रू, एयर के थ्रू चले गए, उसे कहते हैं हम इरोजन। एयर के थ्रू ही नहीं, वाटर के थ्रू भी। यहाँ पे ये रॉक के पार्टिकल्स से अचानक से बहुत तेज बारिश हुई, मतलब बहुत तेज बारिश हुई तो ये पानी में बह करके क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ना, दूसरी जगह पर जाएंगे। तो इस दूसरी चीज के इनका रॉक के पार्टिकल्स का या किसी भी चीज का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट इज नोन एज इरोजन। अब यहाँ पे जो ये रॉक के पार्टिकल्स थे तो वो एयर के साथ उड़ करके कहाँ, दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है, वाटर के थ्रू चले गए, सी वेव के थ्रू चले गए, तो इससे कहते हैं हम इरोजन। जब एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह चली जाती है लेकिन किसी की हेल्प से, किसी एजेंट की हेल्प से, इन पार्टिकल्स को कौन इरोज करेगा, तो वाटर, एयर या सी वेव, ठीक है, इसे कहते हैं हम इरोजन। जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है कोई चीज, और वेदरिंग जब रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसमें लैंड फॉर्म कैसे क्रिएट हो गए, मतलब लैंड कैसे फॉर्म हो गए, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। यहाँ रॉक, हाँ, रॉक के पार्टिकल्स है, मतलब रॉक के छोटे छोटे, बहुत बहुत ज्यादा बारीक, क्योंकि जब बहुत ज्यादा वो बारीक होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, तभी तो एयर के द्वारा दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे या वाटर के द्वारा ट्रांसफर होंगे, है ना, बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए वो। तो ये रॉक के पार्टिकल्स है, रॉक टूट चुकी है, वेदरिंग हो चुकी है इसमें, और यहाँ पे क्या है, एक होलो है, मतलब एक होल है, गड्ढा है, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या हुए, इरोज हुए, किसके थ्रू, या तो वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, जो आपकी जो भी, ठीक है, किसी भी एजेंट के थ्रू ये इरोज होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह चलने लगे। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल्स आकर के सेटल डाउन हो गए, ठीक है, सेटल डाउन हो गए। तो ये चीज जो पहले एक गड्ढा थी अब क्या बन गई, प्लेन एरिया बन गई, आ रहा है समझ में, प्लेन एरिया बन गई, ये भर गया, पूरा फिल्ड हो गया, पूरा, मतलब, तो ये प्लेन एरिया बन गई। प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया वो जैसे कि हम जिन पे हम रहते हैं, जो फ्लैट लैंड होते हैं, तो फ्लैट बन गई। तो इरोजन, वेदरिंग और इरोजन की वजह से कैसे लैंड फॉर्म होते हैं, उन्हें हेल्प कौन करता है इरोजन में, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह चीज उड़ करके या पानी के साथ फ्लो में दूसरी जगह जाकर के सेटल्ड हो जाती है, इसे हम डिपोजिट, मतलब डिपोजिशनल भी कहते हैं, मतलब डिपॉजिट हुई है ना, डिपॉजिट भी कहते हैं। बट और जब कोई चीज डिपॉजिट हो जाती है किसी जगह पे जाकर के तो क्या होता है, लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर अब पहले से ही यहाँ पे गड्ढा था इसलिए यहाँ पे जाके सेटल्ड हो गए, अभी मान के चलो ये चीज रिवर्स में भी हो सकता है कि मतलब दोबारा भी वो चीज वहां से लौट के कहीं और जा सकती है। तो ये चीज इस तरीके से लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, बनते हैं, मतलब हमारे लैंड फॉर्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इरोजन, वेदरिंग और कैसे लैंड फॉर्म बनते हैं। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर या विंड या एयर के थ्रू, कैसे भी, अरे विंड और एयर, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू वो सेटल डाउन हो जाए किसी और जगह पे, इरोडेड हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द सरफेस। यहाँ से इरोडेड हुए, इरोजन हुआ, यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पहले से होल था, गड्ढा था, अब ये प्लेन ही बन गया। तो लैंड इस तरीके से क्या होता है, अर्थ के लैंड फॉर्म, जो सरफेस है वो फॉर्म होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ रिवर, थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, वर्क ऑफ रिवर, कि नदी का क्या काम होता है।
The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down at the steep valley side, it forms a waterfall. अब एक और चीज समझ लीजिए, इसमें मतलब ये बताया गया है कि कैसे एक रिवर वाटरफॉल को फॉर्म करती है। ये रॉक है, ठीक है। जब रिवर फ्लो होती है रॉक पे से, जब स्टिप वाटर मतलब ये ऐसे किसी भी माउंटेन या किसी भी रॉक से फ्लो होती है, तो एक बात ये बहुत सारे क्या करती है, लैंडस्केप को इरोड करती हुई आती है। लैंडस्केप इरोड कर देती है, मतलब इरोड का मतलब मैंने अभी बताया, इरोजन का बहुत सारी चीजों को अपने साथ बहाती हुई लाती है। स्टेप मतलब ये यहाँ से ऊपर से आ रही है, इसलिए ये माउंटेन है। जब माउंटेन पे से या किसी रॉक पे से वाटर फ्लो होती है तो वो बहुत सारे लैंड्स को इरोड कर देती है, यानी कि अपने साथ बहाते हुए ले जाती है। अब बुक कौन कौन से लैंड को करेगी, अब एग्जाम आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है तो उसे ध्यान से देखिएगा। वाटरफॉल्स वाला जितनी भी सॉफ्ट रॉक होती हैं, जितनी भी सॉफ्ट रॉक होती हैं वो क्या करती है, जो रिवर है अपने अपने साथ इरोड कर लेती है, यानी कि अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट रॉक इजीली गल जाएंगी पानी से और इसके साथ इरोड हो जाएंगी। लेकिन जितनी हार्ड रॉक्स होती हैं, अब कंटिन्यूस किसी चीज पर पानी डलता रहेगा और वो ऑलरेडी क्या है, सॉफ्ट है। जो हार्ड रॉक होती हैं वो इरोड नहीं होती, लेकिन सॉफ्ट रॉक इजीली इरोड हो जाती है, ठीक है। जब नदी ऊपर से स्टेप यानी कि ऊंचाई से बहना स्टार्ट करती, फ्लो करती है, बहुत सारे लैंड स्केप को वो इरोड करती हुई जाती है, जिसमें से सॉफ्ट रॉक है जिसमें से सॉफ्ट रॉक जो है वो क्या होती है, उसके साथ इरोड हो जाती है, गल जाती है, लेकिन हार्ड रॉक वहीं वहीं रह जाती है। तो वाटरफॉल भी आपने देखा होगा कैसा होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स में। आपके जो डायग्राम दे रखा है बुक में उसे देखिएगा। इसमें सॉफ्ट रॉक क्या होती है, वो पावर ऑफ वाटर की वजह से नदी के साथ बहती हुई चली जाती है, और जो हार्ड रॉक होती है वो वहीं की वहीं स्टेबल रहती है। इसलिए जो वाटरफॉल होता है वो भी इस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये रॉक बहुत ज्यादा हार्ड है, अब ये रॉक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये वाटर के साथ इरेड हो जाएगी, यहीं नीचे वाटरफॉल होने लगेगा। पानी वाटरफॉल का मतलब क्या है, जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। पानी जब बहुत ऊंचाई से गिरता है उसी को वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल फॉर्म कब हो रहे हैं, कब बन रहे हैं, जब नदी अपने साथ सॉफ्टेन रॉक को बहाते हुए ले जाती है और हार्ड रॉक वही रह जाते हैं, तब वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as meanders. अब देखिए, यहाँ से तो माउंटेन से तो रॉक माउंटेन से जब रिवर निकली तो वाटरफॉल फॉर्म कर दिया उसने, सॉफ्ट एंड रॉक को अपने साथ इरोड करते हुए ले गई, है ना। दो माउंटेन है यहाँ पे, जितनी भी सॉफ्ट रॉक आई यहाँ पे बीच में, नदी अपने साथ बहा करके ले गई, और जो हार्ड थी वो वहीं की वही रह गई, वो वाटरफॉल बन गया। लेकिन जैसे ही नदी रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है, प्लेन एरिया मतलब जहां पर हम रहते हैं फ्लैट लैंड में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर। रिवर को आपने कभी भी ऐसे फ्लो होते देखा है, इसको मैंने ड्राइंग बना दिया तो बाय मिस्टेक, ऐसे तो फ्लो होती नहीं है वो कभी स्ट्रेट, वो कैसे फ्लो होती है, ऐसे होती है, ऐसे मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होती है ना, ऐसा रिवर फ्लो होती है।
जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो इस तरीके से फ्लो होती है। तो ये आप ट्विस्ट एंड टर्न्स देख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं हमारे मेंडर्स। ये कहलाते हैं हमारे मेंडर्स। और ये मेंडर्स जब फॉर्म होते हैं जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है। तो नदी ऐसी बहती है ना, ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, इस तरीके। तो इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज दे रखी है, ऑक्सबो। ऑक्सबो लेक, वो समझ लीजिए ऑक्सबो लेक क्या होता है। इनको ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कहते हैं बेटा, इनको लूप्स कहते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से कर्व्ड शेप में बनी है, ये इनको लूप कहते हैं, ठीक है। और जिस वे में बहती है वो, कि कभी कब, फिर ये कब, फिर इस तरीके से कब, फिर कब ट्विस्ट एंड टर्न्स कर रही है, तो मेंडर है ना। अब एक बात, जब नदी बहते हुए क्या होता है, कंटिन्यूस वो बह रही है, उस जगह से बहती है, उस जगह से निकल रही है, तो जैसा आपको पता ही है कि जब रिवर फ्लो होकर के आती है तो अपने साथ वो बहुत सारे एलुवियम सॉइल लेकर आती है, बहुत सारी फाइन सेडिमेंट्स लेकर आती है। तो क्या होता है, जब नदी एक ही जगह, वो मेंडर्स के किनारे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इन लूप के किनारे आके क्या होता है, वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो एलुवियम सॉइल जो रिवर के द्वारा फ्लो होकर के आई है, वो इन मेंडर्स में इकट्ठी हो जाती है। बहुत ज्यादा जब वो क्लोजर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो ये लूप, जो आपको ये कर्व दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, बहुत पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से एक और भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब ये लूप बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं। अब क्या होता है, इन्हीं लूप में से अगर कोई लूप कट ऑफ हो जाए, यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स के फॉर्मेशन से अलग हो जाए, किसकी वजह से, वो एलुवियम सॉइल जो नदी के द्वारा लाए गए थे, और वो किसके नदी के किनारे, इनके नदी के किनारे इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां से एक लूप ये कट ऑफ हो गया, इस तरीके से शेप आएगी, ये कट ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि जो फाइन सॉल्ट थी और जो मिट्टी थी एल्यूमिनियम सॉल्ट, वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि ये एरिया यहाँ से बिल्कुल हट गया, पानी का बहाव यहाँ से रुक गया उन उन फाइन आर्टिकल्स की वजह से। अब आप एक इससे सिंपली लैंग्वेज में समझ लीजिए ऑक्सबो लेक को। नदी नॉर्दर्न प्लेन्स में आई, उसने ट्विस्ट एंड टर्न्स में बहना स्टार्ट करा, तो ये तो हो गए हमारे मेंडर, ठीक है, ये हमारे हो गए मेंडर। जब जब नदी बहती हुई आ रही है, फ्लो करती हुई आ रही है, तो ये पता है हम सबको कि वो जहां से भी बहती है वहां से अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के चलती है, इरोड करके चलती है। अब कंटिन्यूअस किसी जगह पर नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, तो जाती जाता वो अपने साथ पानी के साथ मिट्टी भी आएगी, एल्यूवियम सॉइल आएगी, सिल्ट आएगी आएगी उसके साथ। तो वो सिल्ट अगर इसके किनारों पे बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, इस एग्जाम्पल पानी के भाव में जो मिट्टी आई वो यहाँ इकट्ठी हो गई, इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि ये जो लूप है, आपको ये नजर आ रहा है, वो क्या हुआ, इससे कट ऑफ हो गया, अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। और ये ऐसी बह रही है, बस ऐसे बह रही है, ये लूप इससे अलग हो गया, किसकी वजह से, उन फाइन आर्टिकल्स पार्टिकल्स की वजह से जो यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे पानी के साथ आने की वजह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्स का आपने हॉर्न्स देखे हैं, इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस शेप उनकी अजीब सी ऐसे होती है। तो ऑक्सबो लेक, इसमें आप अपने डायग्राम में भी देखेंगे कि इस तरीके से बना हुआ है, तो उसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक, ये मेंडर। अब इसमें हम पढ़ते हैं
At times the river overflow its banks. This leads to flooding of the neighboring areas. As it floods, deposits layer of the fine soil and other material called sediment. जब नदी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है तो फ्लड आना एक क्या है, मतलब फ्लड तो आएगी आएगी। ये जब ये नदी जाहिर सी बात है अपने मेंडर्स को क्रॉस करने लगेगी, अपने एरिया को बहुत ज्यादा कवर करने लगेगी, पानी बहुत ज्यादा फ्लो में बहेगा तो फ्लड आएगी। और जब फ्लड आएगी तो क्या होगा, पानी सारे एरिया को कवर कर लेगा और जो पानी के साथ जो फ्लड अपने साथ फाइन सिल्ट वगैरह एलुवियम सॉइल लेकर के आ रही थी वो कहाँ पे रह जाएंगे, उससे क्या फॉर्म होगा, फूड प्लेन्स। फूड प्लेन्स यानी कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, उन्हें फूड प्लेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए फसल बहुत अच्छे से उगती है, उन पर वो ग्रो होती है इसलिए। अब बाढ़ आई, फ्लड आई तो क्या होगा, फ्लड अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लेकर आएगी, बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आएगी और पानी क्या होगा, एक टाइम के बाद फ्लड का पानी भी क्या होता है, मतलब खत्म होने लगता है, बंद हो जाती है। जब फ्लड का पानी फ्लो आउट हो जाता है, उस एरिया से निकल जाता है, तो जो सिल्ट है, जो एलुवियम है, वो वहीं रह जाती है। तो जब वो वहीं रह जाएगी तो उसने क्या फॉर्म कर दी है, फूड प्लेन्स, क्योंकि वो जो सिल्ट है, जो एलुवियम लाई गई है उसके साथ, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जब वो वहीं रह गई तो उसने क्या बना दिया, फूड प्लेन्स। ये कैसे बने, जब फ्लड आई, और फ्लड अपने साथ क्या लेकर आई थी, मिट्टी लेकर आई थी, जो उसने वहीं लीव करे और वो आगे पानी बढ़ गया, और जो लीव रह गया है, मतलब जो सेडिमेंट्स रह गए हैं, उसकी वजह से फूड प्लेन्स बन गए। ठीक है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है, ये देखेंगे आप, LE सॉरी BEES। ठीक है, फूड प्लेन्स बन गए, मेंडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक हो गई। अब लीव्स पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। फूड प्लेन्स जब बनते हैं बेटा तो ये लीव्स भी उसी में फॉर्म होती हैं। आपके बुक में डायग्राम दे रखा होगा, ऐसे कुछ ऐसे चीजें दे रखी हैं फूड प्लेन्स के साइड से। मतलब जो एलुवियम सॉइल है वो अगर उठी उठी रह गई थोड़ी सी, मतलब ऊपर की साइड ज्यादा ज्यादा उठा पार्ट रह गया, फ्लैट नहीं हो पाए वो, फ्लड के द्वारा एलुवियम सॉइल लाई गई, पानी आगे फ्लो हो गया, सॉइल यहीं रह गई, अगर वो फ्लैट है तो वो फूड प्लेन्स है। लेकिन अगर कोई एरिया आपने देखा भी होगा, कुछ कुछ जगह पर तो क्या होता है, मिट्टी बहुत ज्यादा थिक जमा हो जाती है, मतलब ऊंचे में जमा हो जाती है इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं लीफ, उस जगह को हम कहते हैं लीफ। अगर वो प्लेन है, फर्टाइल, मतलब प्लेन है तो ठीक है, वो प्लेन एरिया में आ जाएगा, प्लेन फर्टाइल कहलाएंगे उसे, फूड प्लेन कह देंगे क्योंकि ये एकदम प्लेन है। लेकिन अगर वो मिट्टी किसी जगह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमी रह गई, वहीं रह गई, और वो, तो जाहिर सी बात है वो जगह क्या होगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगी, है ना, थिक हो जाएगी, तो उस थिक जगह को हम लीफ कहते हैं। ठीक है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break. अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको फ्लड बताया, अब आगे पढ़ लीजिए। जब नदी नॉर्दर्न प्लेन से निकलती है, नॉर्दर्न माउंटेन से निकली, वाटरफॉल क्रिएट कर दिया, नॉर्दर्न से निकली तो मेंडर्स, ऑक्सबो लेक, इतनी सारी चीजें फॉर्म कर दी। फूड प्लेन्स जब फॉर्म होंगे जब फ्लड आएगी, ठीक है, वरना ये अपने सी बैंक में ही बहेगी, मतलब अपने किनारों में ही बहेगी। तो अब इसका कहाँ जाने का टाइम है, अब इसका टाइम है ओशियन में, सॉरी सी में। ठीक है। अब जब नदी बहती हुई फ्लो करती हुई उसमें जाती है, सी में जाती है, तो इसकी जो स्पीड होती है वाटर की फ्लो होने की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है।
और आपने एक और चीज बताऊं आपको, सी में जाने से पहले इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। जब वाटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजों में बट जाता है। कभी हमने अगर पानी फ्लो किया ऊपर से तो वो स्टार्टिंग में तो एकदम सीक्वेंस में आएगा, नीचे जाके उसकी स्पीड मतलब ऊपर से बहुत तेजी से आएगा, बहुत फास्ट उसकी स्पीड होगी, नीचे आके धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी। साथ में वो पानी क्या होगा, कभी थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ा उस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ा इस डायरेक्शन में, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सेम ऐसे ही रिवर के साथ होता है, जब वो नॉर्दर्न प्लेन से होकर के सी में फ्लो होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बना देती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक ही नदी के कई पार्ट हो जाते हैं, एक ही रिवर के कई पार्ट हो जाते हैं। इन पार्ट से एग्जाम्पल के तौर पे ये ए डिस्ट्रीब्यूटी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर की, ठीक है। रिवर अपने साथ फाइन सेडिमेंट्स लेकर आई थी, एलुवियल सॉइल लेकर आई थी। अब वो यहाँ जाके क्या होंगे, इकट्ठे होंगे ना इसके माउथ पर। वाटर फ्लो करो ऊपर से, अगर कोई कचरा है तो एक साथ बहता हुआ आएगा, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर उधर तो वो किसी ना किसी जगह पर जाकर क्या होगा, वो कचरा भी साथ में उसके माउथ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा। सेम ऐसे ही रिवर के साथ है, जब रिवर डिस्ट्रीब्यूट कर हो जाती है तो जो फाइन आर्टिकल्स लाए गए हैं वो इसके माउथ पे आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं डेल्टा। उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। तो पूछा ना डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा कैसे फॉर्म हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ सी वेव। आज हम वर्क ऑफ सी वेव और पढ़ेंगे और फिर जो दो टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप उसको ऐसे मतलब लीव ना करें कि हाँ नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रॉब्लम अपनी प्लीज शेयर करो और पूछो कि मैम हमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, वर्क ऑफ सी वेव। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. इरोजन और डिपोजिशन मैंने आपको बताया। इरोजन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, डिपोजिशन का मतलब जो चीज यहाँ से ले जाई गई है वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो ऐसे कोस्टल नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर ऐसा होता है तो सेम ऐसे कोस्टल प्लेन्स में भी क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वाटर कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइक एट द रॉक क्रैक डेवलप ओवर अ टाइम। सी केव फर्स्ट टॉपिक है इसमें, सी केव वो पढ़ लीजिए वो कैसे बनता है। ये सी है, ठीक है, सी है तो, और ये क्या है, एक रॉक है। सी में भी रॉक होती है ना, ये रॉक एक ही रॉक बनाते हैं। अब क्या होगा जब सी का वाटर स्ट्राइक लीजिए सी वेव्स के थ्रू कंटिन्यूअस इस पे पड़ता रहेगा। सी केव्स बता रही हूँ मैं अभी आपको, सी केव्स कैसे बनती है। जब सी का वाटर कंटिन्यूअसली इस रॉक पे पड़ता रहेगा तो इसमें एक केव बन जाएगी कि नहीं, वेदरिंग, समझ रहे हो, पानी आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, तो इसमें एक केव बनेगी, मतलब एक होल हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम के बाद होगा। ये सारी चीजें जितने भी मैंने आपको वेदरिंग पढ़ाई, इरोजन पढ़ाई, डिपोजिशनल पढ़ाई, ये बहुत कम से कम मतलब बहुत मिलियन ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का काम है। ऐसे ही जब ये सी का वाटर कॉन्टिन्यूस पर पड़ता रहेगा रॉक पे, पड़ता ही रहेगा पड़ता ही रहेगा पड़ता ही रहेगा, तो क्या होगा, एक केव फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम सी केव। ये केव केव तो आपको पता ही है, आगे से खुली मतलब ओपन होती है और अंदर से बंद होती है, मतलब इसके आगे का स्टोन टूटा है। ये मत सोच लेना कि मतलब ट्रांसफर हो जाएगी कोई चीज, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये रॉक अभी ट्रांसपेरेंट हो गई, नहीं, ये सिर्फ आगे से ब्रेक हुई है, पीछे से ब्रेक नहीं हुई है। तो ये सी केव फॉर्म हुई आगे,
सी के फॉर्म हो गई वाटर की वजह से, कंटिन्यूस वाटर पड़ता ही जा रहा है, उसमें पड़ते ही जा रहा है इससे। अब नेक्स्ट है इसमें सी आर्क। सी आर्क आपका टॉपिक है। अगेन रॉक, पहले सी के बनी वाटर की वजह से। अब क्या होगा, ये जो वाटर है कंटिन्यूस पड़ता ही रह जाएगा, ठीक है, अपनी वेदरिंग करता ही जाएगा, तो जो स्टोन का ये पार्ट है आगे का वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये रॉक है, ठीक है, ये सी में, तो सी में क्या होगा, अगर वाटर पड़ता ही जा रहा है पड़ता ही जा रहा है, तो ये पहले आगे से टूटेगी। डस्टर आप ध्यान से देखिए, ये आगे से ब्रेक होगी, लेकिन जब इसमें पानी कंटिन्यू आगे से ब्रेक हुई तो क्या बनी, सी केव। लेकिन जब कंटिन्यूस पानी जाता जा रहा है तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ से टूट जाएगा। अरे ये यूं करके इसी फॉर्म में टूटेगा, ठीक है, ध्यान रखना आर्क की फॉर्म में ही टूटेगा। पहले ये एरिया इसका होलो बनेगा, फिर धीरे 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 ये सारा मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो उसे कहते हैं हम सी आर्क, क्योंकि ये आर्क की फॉर्म में ही बन रहा है, इसलिए पहले सी केव बनेगी फिर सी आर्क बनेगा। ठीक, अब जब सी आर्क भी बन गया तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो रॉक की ये जो रूफ है पूरी ब्रेक हो जाएगी। जब सी केव बन गया उसमें सी आर्क भी बन गया तो धीरे धीरे ये भी क्या होगा, टूट जाएगी, और क्या रह जाएगा, बस पत्थर रह जाएगा वहां पे, एक सीधा पत्थर, स्टोन जिसे हम कहते हैं स्टेप। एक मिनट, हाँ सॉरी, ये वाला, ये 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 रह जाएगा बस, मतलब पत्थर रह गया, आधा पत्थर हट गया उससे, सी केव की वजह से, सी आर की वजह से स्टेप। ठीक है, इसे ये था आपका। अब इसमें एक लास्ट चीज और रहेगी, सी क्लिफ। सी क्लिफ रह गई। सी क्लिफ का मतलब होता है ये जो रॉक होती है ना, ये स्टोन होते हैं समुद्र में, वो हमेशा वर्टिकली होते हैं, ऐसे कभी ऐसे नहीं होते। ठीक है, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं, बस यही है, मतलब स्टोन का वर्टिकली होना ही सी क्लिफ है। इसे आप चाहे सी क्लिफ करिए या वर्टिकल वर्ड यूज कर लीजिए, वो एक ही बात है। ऊपर से वर्टिकल होगा, जब वर्टिकल होगा तभी तो ज्यादा वेदरिंग होगी उस पर, जब तो सी के बनेगी, जब ये वर्टिकल होगा, खड़ा होगा, तभी तो इससे वेद सी के सी आर्क बनेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो इससे सी के वगैरह कैसे बनते, हो बनते भी तो हमें कहाँ से दिखाई देता, वो तो समुद्र में है ना अंदर से, इसलिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था, वर्क ऑफ सी वाटर, सॉरी सी वेव। ठीक है, अब आपके दो टॉपिक है, वर्क ऑफ आइस, कि आइस कैसे वर्क करती है, और वर्क ऑफ विंड, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल पढ़ाएंगे। और आज आप इसे रिवीजन करके रखेंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे कल, नॉट कल, मंडे को, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास 7।